आपके पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। वी वांट टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना चाहते हैं और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास कहलाता है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आपके पास कहलाता है मोशन इन वन डायमेंशन। उसको हम मोशन इन वन डायमेंशन का नाम देते हैं। वो आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। मोशन इन वन डायमेंशन हम उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक हमें मोशन के बारे में कंसेप्ट ना पता हो। मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर आप चाहें तो इसे आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। Whenever a body changes its position with respect to its surrounding, then whenever a body changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion. Whenever a body changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को चेंज करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को चेंज करे, उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं मोशन। वो मोशन कहलाता है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मोशन, मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल जो बातें मैं बता रहा हूँ उन पे जरा फोकस करें। आपके पास यहाँ पे मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट पाया जाएगा इन अ स्टेट ऑफ मोशन। उसको हम मोशन का नाम देंगे, वो हमारे पास मोशन कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हार्ड चीज पढ़ेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका हरकत करना जरूरी है। हरकत करने से मुराद आप उसके बकायदा चेंज इन पोजीशन को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूं तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास हो सकती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस। हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल तौर पे रिवॉल्व करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन में क्या कर रहा है, चेंज। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये मुस्तकिल तौर पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग के एतबार से। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं अ बस मूविंग ऑन ए रोड। अगर आपके पास एक बस रोड पर जा रही है, तो अगर एक बस रोड के ऊपर जाएगी तो इसका मतलब आपके पास बस भी पाई जाएगी इन स्टेट ऑफ व्हाट, मोशन। तो आपके पास याद रखिएगा जो बेसिकली मोशन की टर्म्स हैं उसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज करना
with respect to its surrounding, उसको हम अपनी आम जबान में कहेंगे मोशन। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन की हालत में कहलाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। आप अपने घर से फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं, इसका मतलब यू आर फाउंड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक परिंदा एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर आता है तो इसका मतलब वो परिंदा पाया जाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। आप जहां बैठे हैं ऊपर देखिए पंखा लगा हुआ है, पंखे की पेटल्स घूम रही हैं तो पंखे की पेटल्स पाई जाएंगी इन स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरीके से हर वो चीज जो आपको हरकत करती हुई नजर आ रही है वो आपके पास मोशन की स्टेट में कहलाएगी। मोशन कभी कभी ऑब्जेक्ट का विजिबल होता है और कभी ऑब्जेक्ट का मोशन फील किया जाता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन फील करने से क्या मुराद है? जैसे कि हमारे पास होते हैं गिटार, गिटार के अंदर मौजूद होते हैं स्ट्रिंग्स, एम आई राइट? और ये स्ट्रिंग्स इस तरीके से होते हैं। जब ये स्ट्रिंग्स एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करने की वजह से इनमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? वाइब्रेशंस। जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन होने के नतीजे में अगर ऑब्जेक्ट, लिसन माय वर्ड्स, मेरे बात को गौर से सुने, जब तक एक बंदे ने इन तारों को टच नहीं किया था, ये सारे तार किसमें थे? मीन पोजीशन पे। किस पे थे? मीन पोजीशन। जैसे इन तारों को टच किया गया तो तारों को टच करने की वजह से हुआ क्या? जैसे ही इन तारों को टच किया गया तो तारों को टच करने की वजह से क्या हुआ? आपके पास इसके अंदर मोशन क्रिएट हो गया और अब इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। अब ये तारों का मोशन हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम बजाय देख नहीं सकते। इसी तरह जो ढोल होता है, ढोल, ढोल के अंदर जब आपके पास दोनों तरफ हाथ मारा जाता है तो ढोल के अंदर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और जब ढोल के अंदर के पार्टिकल्स दोनों वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब उसकी जो मोशन है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। बंदे का चलना ऑब्जर्व हो सकता है, बस का चलना ऑब्जर्व हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास एक परिंदे का उड़ना ऑब्जर्व हो सकता है। ये सारी चीजें वो हैं जिनको हम देख सकते हैं क्योंकि हमें बाकायदा अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नजर आती हैं, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन को हम अपनी आंख से ज्यादातर नहीं देख सकते। अगर आपके पास ढोल की एग्जांपल है, अगर आपके पास ये गिटार की एग्जांपल है तो इनके अंदर भी मोशन होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स सब्सटेंस के अंदर ही मूव करते हैं और वो मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। तो ऐसा नहीं कि इनके अंदर मोशन नहीं, इनके अंदर भी मोशन पाया जा रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास एक मोशन की बात थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने माहौल के एतबार से, ये सराउंडिंग के एतबार से क्या है इसको जरा जानेंगे। सराउंडिंग का वर्ड लिखना आखिर इतना जरूरी क्यों है? हम सिंपल ये भी तो कर सकते थे कि if a object changes position then the object is said to be in motion, तो why there is a need to having a word of surrounding here? यहाँ सराउंडिंग का वर्ड लाने की हमें क्या जरूरत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप चाहें तो इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर आपने इसकी एग्जांपल नहीं लिखी तो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने मोशन की आपको बताई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस। इसके साथ आप ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन अ फुटपाथ, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन अ फुटपाथ। ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास मोशन के अंदर आती हैं। अब आती है हमारे पास एक चीज जिसका नाम है रेस्ट। रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं व्हेन एवर an object does not change its position with respect to its surrounding, then the object is said to be at rest. Whenever an object does not change its position with respect to its surrounding, then the object is said to be at rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको अपनी जगह बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको अपनी जगह बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आपके पास पाया जा रहा है रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, a painting hanging on a wall. अगर आपके पास एक पेंटिंग है और आपने उसको दीवार के ऊपर पेस्ट किया हुआ है या हैंग किया हुआ है, तो इसका मतलब द पेंटिंग इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट मीन्स द पेंटिंग इज एट रेस्ट. वो आपके पास दीवार पर हैंगिंग स्टेट में, तो वो आपके पास रेस्ट में पाई जा रही है. अ बर्ड a bird sitting in a nest. अगर कोई परिंदा है और वो अपने घोंसले में बैठा हुआ है, नेस्ट में, तो इसका मतलब वो बर्ड आपके पास किस में पाया जा रहा है? रेस्ट में. तो पेंटिंग भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, परिंदा भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा. तो चाहे पेंटिंग हो चाहे परिंदा हो, दोनों के दोनों पाए जाएंगे इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इसको हम अपनी आम जबान में रेस्ट का नाम देते हैं. मोशन के अंदर क्या है? मोशन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जबकि रेस्ट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. अब एक चीज नोट करें, एक लाइन छोड़कर या दो लाइनें छोड़कर, रेस्ट एंड मोशन are not absolute terms. Rest and motion are not absolute terms, but they are relative to each other. Rest and motion are not absolute terms, but they are relative to each other. बहुत समझने वाला जुमला है. फर्स्ट ईयर के हिसाब से समझाना बनता है तो समझाएंगे, सेकंड ईयर के हिसाब से आप मैट्रिक के हिसाब से इतना समझाना नहीं बनता था, तो इसलिए ऑब्वियसली बातें मैट्रिक में सिर्फ रेस्ट और मोशन की आपको बातें बताई जाती थी और इसके अलावा ज्यादा बातें आपको नहीं बताई जाती थी. बट नाउ इट नीड्स एक्सप्लेनेशन. इसकी एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत है. रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, बट दे आर रिलेटिव टू ईच अदर. रेस्ट और मोशन अलग अलग टर्म्स नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब अलग अलग नहीं है. इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक है, इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक है. अब मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, सुनिएगा. अब आप मेरे सामने नहीं है ना, तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ. ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है. हो सकता है इसके लिए एक चीज रेस्ट में हो, तो जिस वक्त इसके लिए एक चीज रेस्ट में है, हो सकता है इसी के लिए वो चीज किस में हो? मोशन. और हो सकता है एक चीज इसके लिए मोशन में हो, तो हो सकता है उसी वक्त वो उसके लिए किस में हो? रेस्ट. अब अगर मेरे पास 10 लोग मौजूद हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोगों के अंदर जो एक चीज हो, रेस्ट और मोशन, दोनों के लिए क्या हो? बिल्कुल सेम. बात समझ में आ रही? वो दोनों के लिए डिफरेंट भी हो सकती है. आप जरा गौर से देखिए, मैं बता रहा हूं. और ये इस जुमले की एक्सप्लेनेशन है. ये जुमला जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स. रेस्ट और मोशन अलग अलग टर्म नहीं है, बल्कि इनका आपस में ताल्लुक है. ताल्लुक का मतलब रिलेटिविटी इनके अंदर पाई जाती है. अगर मेरे पास ये एक ट्रक है, लिसन माय वर्ड्स, ये एक ट्रक है, ठीक है. दिस इज अ ट्रक वी हैव, और ये ट्रक ड्राइवर है. ये ट्रक है और ये ट्रक ड्राइवर है, और इस ट्रक के अंदर एक गाड़ी मौजूद है. अगर मेरे पास ये ट्रक है और ये ट्रक ड्राइवर है और इस ट्रक के ऊपर एक गाड़ी मौजूद है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करें. और फर्ज कर लें कि ट्रक आप ड्राइव कर रहे हैं. फर्ज कर लें कि ये ट्रक आप ड्राइव कर रहे हैं. आप इमेजिनेशन लाइन, जस्ट क्लोज योर आईज, not for the whole class, just for 2 or 3 seconds, and imagine you are driving a truck. आप एक ट्रक ड्राइव कर रहे हैं and you have a car at the back side of truck. आपकी ट्रक के पीछे उसकी बैक साइड पे कार रखी हुई है. जब आप इस मतलब ये ड्राइवर पीछे पलट के देखेगा
जब ये ड्राइवर पीछे पलट के देखेगा तो इसको ये कार नजर आएगी एट व्हाट, रेस्ट। ये कार इसको चलती हुई नजर नहीं आएगी, एम आई राइट? इसी तरह जब ये कार वाला ऊपर देखेगा, सॉरी ट्रक वाला ऊपर देखेगा, तो इसके ऊपर वाला पार्ट भी किसमें नजर आएगा, रेस्ट। इसी तरह जब ये नीचे देखेगा तो नीचे वाला पार्ट भी किसमें नजर आएगा, रेस्ट। इसी तरह जब ये पीछे देखेगा ट्रक को और वो कार को देखेगा तो वो भी इसको किसमें नजर आएगा, रेस्ट, क्योंकि उसको कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ खड़ा हो और वो ये सब कुछ देख रहा हो तो उसको ये गाड़ी भी चलती हुई नजर आएगी, उसको ये ऊपर वाला हिस्सा भी चलता हुआ नजर आएगा, उसको ये नीचे वाला हिस्सा भी चलता हुआ नजर आएगा। तो जो शख्स गाड़ी के अंदर है उसके लिए ये कार अपियर हो रही है ट्रेस्ट, और जो गाड़ी से बाहर है उसके लिए ये कार अपियर हो रही है किसमें, मोशन। तो एक ही वक्त में दो बंदों के लिए ये कार, एक के लिए रेस्ट में काम कर रही है और एक के लिए मोशन। तो व्हाट आई कॉल्ड रेस्ट और मोशन। दुनिया में कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते मुकम्मल रेस्ट में, दुनिया में कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते मुकम्मल मोशन में। ये डिपेंड करता है सारा का सारा हमारी सराउंडिंग पे। इसकी सराउंडिंग के एतबार से ये जो आपके पास गाड़ी है ये आपको अपनी पोजीशन चेंज करती भी नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये गाड़ी आपके पास पाई जा रही है ट्रेस्ट। लेकिन इस बंदे को सराउंडिंग के एतबार से ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नजर आ रही है, तो वो पाई जाएगी इन स्टेट ऑफ मोशन। विशेष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पूछना ये है कि जो जो ट्रक है वो चल रही है, गाड़ी तो नहीं चल रही है, तो सर गाड़ी तो तो रेस्ट वही तो मैं बता रहा हूँ। जब आप एक बात बताएं, जब आप बाहर से खड़े होकर ट्रक को देखेंगे तो सिर्फ ट्रक चलता हुआ नजर आएगा या ट्रक के ऊपर जो गाड़ी है वो भी मोशन करती हुई नजर आएगी? ट्रक ही चलता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या ऐसा होगा कि ट्रक निकल जाए गाड़ी वहीं रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ। तो ट्रक चलेगा तो गाड़ी भी चलेगी, तो सामने वाले के लिए ट्रक तो मोशन में था, इसके साथ साथ गाड़ी भी किसमें, मोशन में। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी आपके पास किसकी, रेस्ट की और मोशन की। चलिए अब आपके ऊपर आता हूँ। सराउंडिंग का आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सराउंडिंग ये बताती है आप बंदे को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप चीज को किसी दूसरी जगह से ऑब्जर्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो सारी टर्म्स हैं रेस्ट और मोशन की वो चेंज हो जाएंगी। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कर लें ये ट्रेन है और ये ट्रेन की खिड़कियां हैं। फर्ज कर लें ट्रेन है और ये ट्रेन की क्या है, खिड़कियां। अब आप यहाँ ट्रेन पे बैठे हुए, ये आपके पास अली बैठे हुए, यहाँ पे आपके पास अब्दुल्ला बैठे हुए, यहाँ पे आपके पास बैठे हुए आलियान, यहाँ पर आपके पास बैठे हुए अहमद। ये चार बच्चे यहाँ पे बैठे हुए और ये ट्रक मोशन में है। अब जब ये ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, इन सबको ट्रक का पूरा इंटीरियर पार्ट, इन सबको पूरा ट्रक का इंटीरियर पार्ट, इन सबको, सॉरी ट्रक बोल रहा हूँ बार बार, ट्रेन का, इनको ट्रेन का पूरा इंटीरियर पार्ट किसमें महसूस होगा, रेस्ट में। क्योंकि इनको ना छत मूव करती हुई नजर आ रही है, ना ये मूव करती हुई नजर आ रही है, विंडोज पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है तो वो भी इनको मूव करती हुई मतलब महसूस नहीं हो रही। अगर ये बंदा बाहर उतर जाए अली और अब इन तीनों को देखे तो अब अली ऑब्जर्व करेगा कि ये जो बंदा है इसकी, पता नहीं मैंने क्या नाम रखा था यहाँ पे, जो भी ये बंदा है ये भी मोशन में होगा, आलियान भी मोशन में होगा, अहमद भी मोशन में होगा और उसको पूरी ट्रेन मोशन में मूव करती हुई नजर आएगी। तो जब तक ये ट्रेन के अंदर था उस वक्त तक ऑल ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और जब ये बाहर निकला तो अब इसको ऐसा लग रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट इसमें पाए जा रहे हैं मोशन में। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स बट दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। इट डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग कि सराउंडिंग के एतबार से वो जगह आपको कैसे नजर आ रही है, वो जगह आपको रेस्ट में नजर आ रही है या वो जगह आपको मोशन में नजर आ रही है। चलिए बच्चों को मैं हमेशा इस बात के ऊपर घुमाता हूँ। अब आपके ऊपर बात है, आपके ऊपर बात है, आपके ऊपर बात है। नाउ इट्स योर टर्न। और मैं आप सबको अभी म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा, किसी एक बच्चे को मैं पूछूंगा वो बच्चा मुझे क्या जवाब देता है। अभी आप, चलिए एक बच्चे को मैं अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि वो आंसर मुझे क्या करता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं किसको करूँ। चलिए भाई एक बच्चा मुझे मिला है मेरे लास्ट मैट्रिक का, आइए जरा उससे पूछते हैं। कौनैन बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटा आप पूछते हैं।
जी सर। कौनैन मुझे एक बात बताइए, आप अभी कहाँ पे बैठी हुए हैं? रूम में। अपने रूम में। क्या आप अभी चल रही हैं या बैठी हुई हैं? बैठी हुई हूँ। इसका मतलब आप क्या अभी रेस्ट में हैं? जी सर। ओके। कौनैन कह रही हैं कि कौनैन रेस्ट में, ठीक है, और ये फर्ज कर लें कौनैन की रेस्टिंग पोजीशन है। कौनैन ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कौनैन कह रही है कि कौनैन रेस्ट में है, ठीक है, और ये कौनैन की रेस्ट वाली पोजीशन है। आप मुझे बताइए, मैं, आप सब जितने भी लोग हैं, सारे के सारे, क्या हम सब इस अर्थ पर हैं? एग्री कर रहे हैं? क्या हम सब इस अर्थ पर हैं? मैं यहाँ कैंपस में बैठ के क्लास दे रहा हूँ, मेरा कैंपस भी अर्थ पर है, आपका घर भी अर्थ पर है, हम सब अर्थ पर हैं। तो कौनैन भी तो अर्थ पे बैठ के क्लास लेनी है, तो इसका मतलब कौनैन भी किस पे होंगी? अर्थ। तो अब मैंने अर्थ बना दी, ये मैंने अर्थ बना दी, ये मैंने क्या बना दी? अर्थ। अब मुझे बताइए, अर्थ किस में पाई जाती है? जल्दी बोलें। मोशन। अर्थ किस में पाई जा रही है? मोशन। तो अगर अर्थ मोशन में है, तो मैं जिस कमरे में हूं, आप जिस कमरे में, और जिस बच्ची ने मुझे अभी जवाब दिया था वो भी जिस कमरे में, वो सारे के सारे अर्थ पर। एम आई राइट? अगर वो सारे के सारे अर्थ पर हैं और अगर अर्थ मोशन में है, तो इस तरह तो हम सब भी किस में हुए? मोशन में। लेकिन अभी ये बच्ची किसमें कह रही थी? रेस्ट। मैं इस बच्ची के अलावा आप सबको अनम्यूट करता, आप सब मुझे कहते हैं हम सब किसमें? रेस्ट। तो याद रखिएगा, अभी जिस कमरे में आप बैठे हुए, वहां की सराउंडिंग आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आप किसमें? रेस्ट। लेकिन अगर मैं आपको दुनिया से बाहर ले आऊं, तो आपको दुनिया मूव करती हुई नजर आएगी और आप कहेंगे कि अब आप किसमें हैं? मोशन। तो एक जगह का मुकम्मल तौर पे फैसला हम कभी नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और एक ऑब्जेक्ट मोशन में। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये टर्म्स आपके पास अलग अलग टर्म्स नहीं है, इनका आपके पास कोई ना कोई एक दूसरे से गहरा ताल्लुक पाया जाता है। और मैंने अपनी सारी बातें, ये सारी वजाहतें यहाँ पे क्लियर करी कि रेस्ट और मोशन का आपस में क्या एक दूसरे से ताल्लुक है। अब मैं उस जुमले पे वापस जा रहा हूँ और मैं आप सबसे भी क्लास के एंड में पूछूंगा कि मैंने इतनी मिसालें दी। अभी मैंने दुनिया और क्लास की मिसाल दी, मैंने ट्रेन की मिसाल दी थी, और इसके साथ साथ मैंने आपके पास एक ट्रक और गाड़ी की मिसाल दी थी। मैं आप सब में से किसी से भी अनम्यूट करके पूछूंगा कि मुझे बताइए रेस्ट और मोशन का एक दूसरे से कैसा ताल्लुक है। देन यू मस्ट टेल मी द करेक्ट आंसर। ये जुमला मैंने यहाँ पे लिखा था, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स बट दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब इसके नीचे आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे बेटा आप लोग लिखोगे फॉर एग्जाम्पल टू बॉयज आर traveling in a car. Two boys are traveling in a car. Two boys are traveling in a car. They are at rest. Two boys are traveling in a car. They are at rest with respect to they are at rest with respect to interior of the car while they are in motion with respect to while they are in motion with respect to exterior of the car. Two boys are traveling in a car. They are at rest with respect to interior of the car while they are in motion. WRT means with respect to.
while they are in motion with respect to exterior of the car। ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास दो बॉयज कार में ट्रेवल करेंगे तो दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर ऑफ द कार while they are in motion with respect to exterior of the car। ठीक, ये शेलिंग के साथ साजिश हो रही है और ये बार बार क्लास से इन आउट हो रही है बेचारी बच्ची। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बात हुई किसकी, रेस्ट और मोशन के हवाले से हमने ये बात पढ़ी। आपने ये सारी बातें लिख ली होंगी। मैं किसी भी दिन आपसे कह दूंगा बेटा मेरा क्लास वर्क दिखाइए, तो आपको वीडियो पर अपनी शो करना होगा। मैं किसी भी वक्त आपसे कह दूंगा बेटा मुझे अपना क्लास वर्क दिखाइए, तो वो आपने किसी भी वर्क मुझे शो करना होगा। ठीक है, अब जरा मुझे देखना है कितने बच्चे आपके पास प्रॉपर्ली क्लास ले रहे हैं। काइंडली जरा अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। गुड गुड। तो बहरहाल हमारे पास ये बात थी, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डील करी। ठीक है, अब जरा बात को बढ़ाते हैं आगे। अब चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। अब चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। नोट करें, फिजिकल क्वांटिटीज, all those quantities which are measurable are called all those quantities which are measurable are called physical quantities। वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें कौन सी लाजमी चाहिए होती हैं? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सके कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें कौन सी हमें लाजमी चाहिए होती हैं? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सके कि हमें फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें कौन सी लाजमी चाहिए होती हैं? ऑलराइट, यहाँ से हाथ उठे हैं। अब जरा जानते हैं कि इन बच्चों में कौन हमारे पास हमें आंसर कर सकता है। मारिश बेटा बताइए, फिजिकल क्वांटिटीज में हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के अलावा भी बेटा एक चीज चाहिए होती है, यूनिट। गुड। हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में हमें दो चीजें लाजमी चाहिए होती हैं। नोट कर लें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में हमें दो चीजें लाजमी चाहिए। एक हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और एक हमें चाहिए प्रॉपर यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंदर दो चीजें लाजमी हैं।
एक मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। मैग्नीट्यूड टेल्स अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि प्रॉपर यूनिट हमें उसकी नेचर को डिफाइन कर रहा होता है कि वो मास है, वो वॉल्यूम है, वो एरिया है, वो हाइट है, वो डेंसिटी है, वो फोर्स है, वो क्या है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंदर दो चीजें लाजमी है, ये मेजरेबल है, मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट। अब आप पेट्रोल वाले के पास गए, आपने कहा 5 पेट्रोल दे दो, क्या दे दो? 5 पेट्रोल। वो हंसेगा, वो कहेगा कि या तो मैं पागल हूं या तुम बेवकूफ हो, ठीक है। अब आप उससे कहेंगे 5 लीटर पेट्रोल दे दो, तो अब वो ना आप पे हंसेगा और ना आपको एम्बेरसमेंट होगी, क्योंकि आपने कहा आपको 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो अब ये 5 आपके पास क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड। और ये लीटर क्या बता रहा है? प्रॉपर यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, इट रिक्वायर्ड 2 थिंग एसेंशियल, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड आपको बताएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट आपको बताएगा उसकी नेचर। अब आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज और एक कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कहलाती हैं स्केलर और एक कहलाती हैं वेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनमें प्रॉपर यूनिट हो और जिसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत ना हो। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनमें प्रॉपर यूनिट हो और जिनमें किसी डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। ऑल दोज क्वांटिटीज which have magnitude, which have proper unit and they do not demand the mention of any direction, जिसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। उसको स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेतहाशा है, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, हाइट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड और कितनी बताऊं, काफी है नहीं। तो इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, इनके अंदर प्रॉपर यूनिट होता है, इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। अब सुनिए, मैंने आपसे कहा टाइम बताएं, आपने कहा 5:03, ठीक है, ये आपने मुझे टाइम बताया और आपने कहा 3:05, आपने कहा 5:03, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा ये टाइम नॉर्थ में हो रहा है या ईस्ट में हो रहा है, तो आप बोलेंगे भाई हर जगह अगर हम एक ही शहर में तो एक ही टाइम होगा। अब ऐसा थोड़ी कि टाइम नॉर्थ पे डिपेंड करेगा या साउथ पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। अब मैंने कहा मुझे 5 kg एप्पल परचेज करना है, ठीक है। अब जो तोलने वाला है वो ये तो नहीं कहेगा ना भाई मैं इसको लेफ्ट से तोलूं, राइट से तोलूं, ऊपर से तोलूं, नीचे से तोलूं, वो कहीं से भी इसको तोल लेगा। तो इसका मतलब इसमें 5 kg से उसको पूरी बात समझ में आ रही है। 5 पता चल रहा है, kg पता चल रहा है, तो इसका मतलब मास कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। अगर मेरे पास मौजूद है ये बोर्ड, मैंने कहा इसकी लेंथ मेजर करें। अब अगर अक्लमंद इंसान होगा तो उसको पता है जितनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, उतनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, वो कहीं से भी मेजर कर लेगा। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा इस कमरे का टेम्परेचर बताएं, आपने कहा इस कमरे का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा ना कि आप कोरेंगी में जाएं, डिफेंस में जाकर टेम्परेचर नोट करें, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें ये हमें बताती हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर क्वांटिटी ऐसी नेचर रखती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, जिसमें प्रॉपर यूनिट भी चाहिए होता है और जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैं एक बच्चे को अनम्यूट करता हूँ, देखते हैं कि वो क्या होता है, वो क्या करता है, देखते ज़रा, मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है। हस्सानुर रहमान, हस्सानुर रहमान, कैन यू हियर मी? हस्सानुर रहमान, चलिए इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, बट आई विल कम टू हिम। एक बच्ची है यहाँ पे, कल्पना। कल्पना बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली मुझे रिस्पॉन्स करें। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कल्पना मुझे एक बात बताइए कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मीटर चलें तो आप क्या करेंगी? 5 मीटर चलना है? हाँ, तो आप क्या करेंगी? किसी भी डायरेक्शन में चली जाऊंगी। अच्छा, ओके। कल्पना जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था वहां पहुंची है। कल्पना बेटा, आप मुझसे ये पूछेंगी कि 5 मीटर तो सर मैं चल लूं, पर पहले आप मुझे ये बताएं किस कि डायरेक्शन? मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि अगर हमें मूव करना है तो हमारे दिमाग में एक अनसर्टेनिटी है, हमारी तरफ से ये डायरेक्शन भी जा रही है, हमारी तरफ से ये डायरेक्शन भी जा रही है, हमारी तरफ से ये डायरेक्शन भी जा रही है, हमारी तरफ से ये डायरेक्शन भी जा रही है, तो हमारी तरफ से सारी डायरेक्शन जा रही है। तो आप मुझसे पूछेंगी सर मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, तो इसका मतलब कल्पना को मेरी बात उस वक्त समझ में आएगी जब मैं उनको इस तरह बताऊंगा, वॉक 5 मीटर, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, वॉक 5 मीटर ईस्ट। अब कल्पना को क्या, इस कमरे में मौजूद जितने बच्चे हैं उन सबको मेरी बात मुकम्मल समझ में आ गई और आपके पास उनको पता चल गया कि उन्हें आपके पास 5 मीटर ईस्ट की जानिब चलना है। तो इसका मतलब इसमें 5 भी आया, मैग्नीट्यूड भी आया, इसमें मीटर भी आया, यूनिट भी आया, और इसके साथ साथ इसमें आ गई प्रॉपर डायरेक्शन। और अगर इसमें प्रॉपर डायरेक्शन आई तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं, कौन सी क्वांटिटीज? वेक्टर। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन सांस का किरदार अदा करती, सांस, सांस नहीं कह रहा, सांस, ब्रेथ। अगर हमारी सांस निकल जाए तो हम बेकार हो जाएंगे। इसी तरह अगर वेक्टर से आपके पास डायरेक्शन निकल जाए तो वेक्टर बेकार हो जाएगा। तो हर वेक्टर डायरेक्शन मांगता है, हर वेक्टर डायरेक्शन मांगता है। एवरी वेक्टर नीड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैं भी आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगा, वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं बोलूंगा तो आपका हक बनता है कि आप मुझसे पूछें सर आप बार बार बोल रहे हैं ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी ना, तो आप हमें बताएं इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन आप लोग जो है वो 5-6 मिनट का ब्रेक करें, 5:20 पे आपकी या 5:15 पे आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।